हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 12 का 4th चैप्टर डिटरमिनेंट चल रहा था। आज उसका हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड एक मेथड है जिससे हम किसी भी जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स या फिर 3 वेरिएबल्स जो होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, फिर हम आगे जाके फिर इसको वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या इस मेथड में हो रहा है। इस मेथड के अंदर लॉजिक क्या होता है, देखिए कि यहां पर हमें, अगर आपने मेरे डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा हो तो वहां पे मैंने समझाया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनसे हम मैट्रिसेस जो है वो फॉर्म करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे कि अगर मान लीजिए मैं अभी 2 वेरिएबल में चलता हूं तो पहली इक्वेशन बनेगी a1x b1y इक्वल टू c1, ये बनेगी। और सेकंड बनाते हैं इसी तरह से a2x b2y इक्वल टू में c2। तो यहां पर हमें 3 मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है इस मेथड के लिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम यहां पे बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। जो इन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम यूज करके मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे ए नाम देंगे। और वो कोफिशिएंट, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कोफिशिएंट आएंगे, 2 फर्स्ट इक्वेशन से, 2 दूसरी इक्वेशन से। तो इसलिए यहाँ पर हम 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे। a1 b1 मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट लगा दीजिए x और y के, और सेकंड में सेकंड रो में सेकंड के लगा देंगे। फिर एक मैट्रिक्स हम और बनाते हैं, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल अगर हम लेते हैं तो उसको हम यहाँ पे नाम देंगे x मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जैसे आपने देखा था 2x2 ऑर्डर का होता है, ये मैट्रिक्स आपको 2x1 का बनाना होता है। एक वेरिएबल x, दूसरा y, इस तरह से 2 कॉलम 1 रो। और लास्ट मैट्रिक्स जो होती है वो हम बनाते हैं कोफिशिएंट से, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कर रहा हूं, कांस्टेंट टर्म्स। तो उसको हम कहेंगे यहां पर b मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स भी 2x1 का ही बनेगा और उसमें दोनों कोफिशिएंट आ जाएंगे c1 और c2। ऐसे अगर ये 3x3 मतलब 3 वेरिएबल का इक्वेशंस होगा तो उसके हिसाब से फिर ये 3x3 का बनेगा, ये 3x1 का और ये भी 3x1 का। ठीक है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर अब हमें सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, x और y की निकालनी है, जो हम छोटी क्लासेस में एलिमिनेशन मेथड इन सबसे निकालते आते थे। और उसके बाद फिर हम उसके सोल्यूशन देखते थे, तो उसमें आता था यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इस तरह से हम देखा करते थे। इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस में भी कैटेगराइज किया जाता है। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर फॉर्मूला यूज होता है ax इक्वल टू b, क्योंकि जब मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली दीज 2 इक्वेशंस आर डेवलप्ड। तो इसलिए हमें इसको लिखते हैं ax इक्वल टू b। और अगर हमें यहां से x निकालना है तो a उधर जाके जब b के नीचे आएगा तो वो इनवर्स में आ जाएगा, तो इसको बना देंगे a इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे ये फॉर्मूला आया कैसे है वो मैं आपको यहाँ रफ में बता देता हूँ, तो आप देख लीजिए, फिर आप उसको कॉपी कर लेना चाहिए। जैसे आपके पास था ax इक्वल टू b, तो यहाँ पर हम प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय a इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लिकेशन बाय a इनवर्स करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और इधर ये a इनवर्स b हो जाएगा। अब a को इसके साथ ले लेंगे तो a इनवर्स a के साथ आ गया, x मैट्रिक्स बाहर कर देंगे और ये a इनवर्स b हो गया। अब a इनवर्स इंटू a क्या होता है i, तो i इंटू x इक्वल टू a इनवर्स b, और i इंटू x हो जाएगा x, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आता है। तो ये हमने प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स से इस फॉर्मूले को बनाया होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ऐसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फिर चलिए, तो ये मेथड है। तो अब इसमें a इनवर्स कैसे आएगा सर? तो ऑब्वियसली बात है, a इनवर्स के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको डिटरमिनेंट से करेंगे डिवाइड, है ना, तभी तो आता है a इनवर्स। अब उसको जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इनवर्स निकालने का वो यही है। अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब हो सकता है कि आपने a का डिटरमिनेंट निकाला और आपका आंसर 0 नहीं आया, दिस इज द फर्स्ट केस। तो ओके रिपोर्ट है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं आता है तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और उसकी वजह से फिर a इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो फिर हमारे पास आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन। तो तब आपकी इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। हाँ, अब इसमें अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई तो फिर हमें पता है कि a इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपका इस केस में वो आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, जो फर्स्ट केस में लग रहा था। तो इसके आप 2 केस बनाना, फिर आप चेक करना कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम बी से इंटू करें बी मैट्रिक्स से, तो हमारा आंसर नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से इंटू नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा नो सोल्यूशन, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक। और अगर आपको लगता है कि एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करा बी से तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो फिर उस केस में हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट में ही कैलकुलेट किया जाता है। यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी भी कंसिस्टेंट है, सिर्फ नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट में आता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिसाइड करता है कि क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यूनिक मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा कि नो मिलेगा। ठीक है। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे, तो अभी हम देख पाएंगे कैसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यूज निकाल सकते हैं। और यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने जैसा बताया 3x3 में भी करना है, सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होगा, यहाँ 3x3, यहाँ 3x1 और यहाँ भी 3x1, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। तो पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट से बनाएंगे ए मैट्रिक्स, वो हो जाएगा 1, -2, -3 और 5। देख सकते हैं कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस को उठा लीजिए। एक्स मैट्रिक्स किससे बनाते थे, वेरिएबल्स, तो वो हो जाएगा एक्स और वाई। और बी मैट्रिक्स कांस्टेंट वैल्यू से बनाते थे, तो एक में 4 है और दूसरे में -7। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। तो आइए ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 × 5 5 एंड -3 × -2 इज 6, तो 5 - 6, ए का डिटरमिनेंट आ रहा है -1 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमारे पास कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, वो अब हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए का इनवर्स। अब ए का इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट से आएगा, तो उसके लिए आप कोफैक्टर माइनस सब आता ही होगा निकालना। ठीक है। तो मैं सीधा इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसको एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कोफैक्टर माइनस निकालने आते होंगे। ठीक है। चलिए, तो कोफैक्टर्स और माइनस निकालने के बाद जब आप इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, तो वो इसके कोफैक्टर्स ये आएंगे। देखो, इसके कोफैक्टर्स आएंगे 5, 3 और उसके बाद 2 और 1, और फिर उसका क्या करते थे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए का निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 5 के साथ 3 और इधर 2 के साथ 1, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब यहां से ए इनवर्स निकाल लो, तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए को एडजॉइंट ए को से डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आया था -1। तो इसका मतलब अगर मैं इन सभी को -1 से करूंगा डिवाइड, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5, -2, -3, -1। ये आपका ए का इनवर्स आ गया। देखिए, आ रहा है समझ में। आप फॉर्मूला लगा दो उसके बाद, तो लिख दो बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और उसके बाद एक्स निकालने के लिए ए का इनवर्स जो आपने निकाला था यहां रख दो, एक्स की जगह पहले एक्स मैट्रिक्स रख दो, फिर ए का इनवर्स रख दो। क्या निकाला है, -5, -2, -3, -1, और उसको बी मैट्रिक्स से इंटू कर दो। बी मैट्रिक्स था हमारा 4 और -7। अब इससे 2/1 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे इंटू करने के बाद, तो वो आपको मिलेगा। सॉल्व कर लेना, मैं आपको सीधा आंसर लिख के दे रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका -6 और इधर आ जाएगा -5। ये कर लेंगे ना, पहले इस रो को इससे इंटू कर लेना। ये देखो, -5 × 4 -20 और -7 इंटू -7 क्या आएगा, प्लस का 14। तो प्लस का 14 और माइनस का 20, -6 बन गया। और ऐसे ही फिर जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करोगे तो ये भी आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स 2/1 की ऑर्डर की है, तो कंपेयर हो जाएंगी। तो x की वैल्यू आएगी -6 और y की वैल्यू आएगी -5। इस तरह से आप देखिए ये क्वेश्चन करेंगे, आसान है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले पे टिके रहिए और जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो निकाल लीजिए बस। और सबसे पहला काम ये करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये डिसाइड कर देगा कि आपका सोल्यूशन कैसा होने वाला है।
समझ में आ रहा है? तो अब एक ऐसा ही क्वेश्चन 3x3 का करके दिखा देते हैं आपको। ये 2x2 का हो गया, देखिए। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं 3x3 से। तो आइए अब हमें थ्री वेरिएबल्स का हमने लीनियर इक्वेशंस ली है, तो उसके लिए 3 इक्वेशंस ली जाएंगी, क्योंकि इफ यू वांट टू फाइंड 3 वेरिएबल्स यू नीड 3 इक्वेशंस। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाइए कॉफिशिएंट से, लेकिन इस बार वो 3x3 का बनेगा। फर्स्ट रो में पहले इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स रखिए 1 2 1, सेकंड में सेकंड के रखिए 1, y वाला 0 है, उसका z 3 है, फिर ये 2 -3 और z वाला यहाँ पे कॉफिशिएंट 0 है। ठीक है, जो मिसिंग है उसकी जगह 0 रख देना। फिर x मैट्रिक्स लेंगे 3x1 का 3 वेरिएबल के साथ x y z। जैसे लास्ट टाइम हमने सिर्फ x y लिया था ना, ये 3x3 का हो गया, ये 3x1 का हो गया। और b मैट्रिक्स कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स लेंगे 7 11 और 1, ये भी 3x1 का रहेगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अब a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन जहां पे ज्यादा जीरोज हो आप उसके अलोंग एक्सपेंड कर देना। जैसे मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं यहाँ पर अभी, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखो, तो 1 लिखा ब्रैकेट, फिर -2 लिखा ब्रैकेट, +1 लिखा ब्रैकेट। ठीक है, तो 1 करूंगा तो इधर से क्या आएगा 0 × 0, उधर से आएगा -9, तो 0 + 9। 2 पे काम करूंगा, 2 पे माइनस लगा दिया, वो तो पता ही होगा ना, प्लस माइनस का खेल होता है यहाँ पे, वही से अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। तो अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 1 × 0 0 हो जाएगा, और इधर से 2 3 जा -6 आ जाएगा। फिर लास्ट में काम करेंगे तो ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 × -3 करेंगे, -3 आ जाएगा, उधर से 0 आ रहा है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ से 9 आ गया, इधर से प्लस का कितना आ गया, ये -6 -2 प्लस का 12 और माइनस का 3, तो 9 - 3 कितना हो गया 6, 6 + 12 18, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस। तो अब क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो वो आप कर ही लेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स कहाँ से आएगा, पहले नो माइनर निकलेंगे, फिर उनके नो कोफैक्टर्स। आता होगा सभी को माइनर्स और कोफैक्टर, नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां से समझ में आ जाएगा। तो मैं सारे कोफैक्टर उनकी पोजीशंस पे लिख रहा हूँ। ये देखिए, पहला कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के आएंगे 9 6 और -3, उसके बाद -3 -2 और 7, और फिर 6 -2 के साथ -2। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी 9 6 -3 -3 -2 7, 6 2 और -2। ठीक, अब उसके बाद हम निकालेंगे ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करेंगे ए के डिटरमिनेंट से। तो 1/18 को बाहर कर दो, और इधर अगर आपको लगता है कि ये सिंपल वैल्यू तो डिवाइड कर लेना। अगर आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब मैं अगर 18 से सबको डिवाइड करूंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डाटा, तो आप 18 से डिवाइड मत करना। ठीक है, यही छोड़ देना ए इनवर्स को। अगर सिंपल है 2 4 है और इजिली डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर, तो कर देना। वैसे सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप मत ही करें डिवाइड, क्योंकि बाद में वो सिंप्लीफाइड हो जाता है अपने आप। तो नाउ तो मैट्रिक्स मेथड कहता है ax = b, तो x = a इनवर्स b। तो यहाँ पर कौन आएगा x y z, इस बार 3 वेरिएबल है हमारे पास, और a का इनवर्स क्या रखोगे 1/18, और इधर a का इनवर्स रख दो। क्या निकाला, पूरा a का इनवर्स ही आएगा ना 1/18, फिर -3 और 6, 6 -2 2, -3 7 -2, और b जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स थी 7 11 1, ये रख दो। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, और लास्ट में 18 से डिवाइड कर देना बस। ये भी एक 3/1 की मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे सॉल्व होने के बाद। तो जैसे ही आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, ऐसे थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। इसका 3 एलिमेंट आ जाएंगे, कर लेना। तो उसको करने के बाद आपका ये आएगा 36, फिर एक अगला आएगा 18, और लास्ट आएगा 54। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो 9 7 जा कितना आ जाएगा 56,
सॉरी 63, और उसके बाद माइनस का 33 और 6 बन जा 6 हो गया। तो 63 माइनस 33 कर दो, कितना आ गया 30, और 6 जोड़े 36। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड निकाल लेंगे। अभी सारे नंबर देखो 18 से डिवाइड हो रहे हैं, मैं कह रहा था ना, इसलिए 18 मैंने लास्ट पहले डिवाइड नहीं करा था। तो उसके बाद आप देखो ये क्या बना, एक्स वाई जेड, और ये सारे नंबर 18 से डिवाइड होके क्या बनेंगे बताओ। ये बनेगा 18 2 36, 18 1 18, 18 3 34, 54। अब कंपेयर कर दो x2 y1 z3, ये आपका आंसर है। हो रहा है क्लियर? तो ऐसे आप 3/3 भी बना सकते हैं, जैसे आपने 2/2 बनाया था बिल्कुल वैसे ही 3/3 बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ काम ज्यादा है क्योंकि वहां पे माइनर को फैक्टर 4 चाहिए होते हैं, यहाँ पर माइनर को फैक्टर वाला काम ज्यादा हो जाएगा आपके लिए बस। तो उसको कॉपी करिए, फिर कुछ और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताते हैं। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो उसको कैसे बनाया जाता है देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि पहले आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए, और जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आता है उसको यूज करके इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। मतलब हम इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इनके प्रोडक्ट्स को इसके यहाँ यूज करना होता है। तो कैसे इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या रहा है। तो -4 4, -7 1 3, 5 -3 और -1, और ये है 1 -1 1, 1 -2 -2 2 1 3। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोचिए, तो आपका जो आंसर आएगा, आप करके देखना, आपका आंसर आएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ये आपका आंसर आएगा, गारंटेड है। आप करके देखिए, यही आएगा। तो अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को ए मान बना लूं, सोचिए, या इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूं, सी बना देता हूं। ये मेरी सी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर इन तीन इक्वेशंस को हम कोएफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स में बदल दें तो ए मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगी आपकी। ध्यान से देखो, यहां से ए मैट्रिक्स बनाओ। तो 1 -1 1, 1 -2 -2 और 2 1 3, ये बनेगी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई मैंने अभी, बाकी भी छोड़ दो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं वो देखो। तो आप देखो यही मैट्रिक्स यहां पर अवेलेबल है। जो ये दो मैट्रिक्स हमें दी थी उसमें से एक मैट्रिक्स वही है जो उसने कोएफिशिएंट वाली वहां यूज की हुई है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए मैट्रिक्स। और इसमें से अब ये इसके इक्वल हो रहा है ना। तो इसमें से आप 8 कॉमन ले लो। तो अगर आप यहां से 8 कॉमन ले लो तो ये अंदर क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सी एक इसके इक्वल आ गया 8i3। समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 3/3 ऑर्डर का। तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं, यहां से अब ध्यान से लिख दिया 8i3, क्योंकि 8 कॉमन लेने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब इस 8 को नीचे ले आओ सी के पास, तो 1/8 ऑफ सी बन जाएगा, और इंटू में a = i3। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को, ये पूरी मैट्रिक्स ही है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं इस वैल्यू को, अगर मैं ये जो वैल्यू मेरे पास, इसको अगर मैं a से इंटू कर रहा हूं तो i3 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स को उससे इंटू करके आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो वो उसका इनवर्स हो जाता है। जैसे अगर आपने बी मैट्रिक्स को ए से इंटू करा और आपका आंसर आई आ रहा है, तो ए का इनवर्स कौन हुआ, बी हुआ, क्योंकि बी को ए से इंटू करके आई बन रहा है। तो वैसे ही यहां पर ए का इनवर्स कौन बनेगा, 1/8 ऑफ सी। ध्यान से देखिए, क्योंकि ए को 1/8 ऑफ सी से इंटू करके आई आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमने आई को अकेला कर देना है यहां पर, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है। तो उससे ए इनवर्स क्या बना, 1/8 टाइम्स ऑफ सी मैट्रिक्स। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ए का इनवर्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। यही इस क्वेश्चन की खासियत है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमें ए का इनवर्स मिल चुका है। तो हमें अलग से एडजॉइंट मैट्रिक्स, माइनर को फैक्टर सब निकालने की जरूरत नहीं होगी। अब सीधा मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो अब हम जान चुके हैं कि ए का इनवर्स हमारे लिए कौन हो गया। सो ए का इनवर्स हो गया 1/8 टाइम्स ऑफ सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स हमारे लिए कौन है यहां पर, ये वाली पहली वाली, -4 4, -7 1 के साथ 3 और 5 -3 और
माइनस का, ये हमारा ए इनवर्स आ गया, देखिए बिल्कुल करेक्ट। अब बाकी मैट्रिक्स भी बना लो यहां से। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी बताओ, 4 9 और 1। तो फिर ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की जगह पर किसको रखो, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की जगह पर ये रख दो पूरा, ये हमारा ए इनवर्स आ गया 1/8 टाइम्स ऑफ -4 4 -7 1 के साथ 3 और 5 -3 -1, और यहां कौन आएगा, बी मैट्रिक्स 4 9 1। आप कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे आंसर्स क्या आते हैं। तो इसको इससे इंटू करो पहले, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको इससे इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 24, यहां 16 आ जाएगा, यहां माइनस का 8 आएगा। अब आप करके देखना, यही आंसर आएगा आपका। और आप सभी वैल्यू को 8 से डिवाइड कर दो, तो ये 3, ये 2 और ये -1। इसके बाद कंपेयर करो, तो x3 y2 और z आ गया -1। देखिए ये आपका -16 आएगा, सॉरी, तो ये फिर -2 आएगा, ठीक है। अब आप कर लेना, ये मैंने पहले से ही करके रखा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। आप करके देखेंगे -16 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इस रो को इस कॉलम से, फिर पहली वैल्यू आएगी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से लास्ट वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां हमने क्या किया कि जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स था उसको यूज किया, तो उससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर बाई चांस सपोज करो कि आपने इसको सीधा इससे इंटू करो, आपका सीधा आई बन गया, मतलब ये 8 वगैरह कुछ नहीं आता, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस में आपका काम और आसान हो गया। फिर तो सीधा ही आपका ऐसा बन जाएगा, ये सी ए इक्वल टू आई, तो ए का इनवर्स सी हो जाएगा सीधा, तो उसमें 8 का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। तो अगर आपको ऐसा आता है 8 तो आप कॉमन लेके कर देना, तो उसमें ऐसा हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है आपको, तो इसको कॉपी करिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। चलिए, हाँ जी, आइए तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, अब ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे भी हमें इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूज करके ही इनको सॉल्व करना है। तो डिटरमाइन द प्रोडक्ट और उसके बाद यूज इट, सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो आइए, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ये हमारी इक्वेशंस हैं, इनको इसके प्रोडक्ट से ही यूज करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब जैसे ही आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो लास्ट टाइम हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो वहां पर हमारा 8 आया था सम, जैसे मैंने बताया जरूरी नहीं कि हमेशा 8 आएगा, तो वहां पे हमने 8 कॉमन लेना पड़ा, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो फिर मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ पहली वाली को, और दूसरी मैट्रिक्स को मैं सी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। तो ए को सी से इंटू करके आई मिल रहा है, तो अगर ए को सी से इंटू करके आई मिल रहा है तो इस केस में ऑटोमेटिकली जो सी है वो ए का इनवर्स हो गया, ठीक है ना। जो ए का इनवर्स होगा वो सी हो गया ना, क्योंकि ए को सी से इंटू करके आई मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर आप ए पे क्यों फोकस कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स को देखूं, ये मेरी ए मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए माना है, और इस इक्वेशंस को यूज करके अगर आप मैट्रिक्स बनाओ, इन इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को यूज करो, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। देखो ध्यान से देखो, ये बनेगी ना 1 0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है तो 1 0 3, ठीक है। उसके बाद -1 2 -2 और फिर 2 -3 4। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ यूज करी है और जो मैंने वहां कोएफिशिएंट से बनाई है, ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करो तो वही आ रहा है। देखो इसका रो का कॉलम बना दो, तो 1 -1 2 का कॉलम बनाओगे, देखो वो आ गया। 0 2 -3 कॉलम रो से कॉलम बनाओगे, वो आ गया। तो यानी कि इस बार जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बन रही है वो इस दी हुई मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। तो मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए ए पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम ए पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर ए को सी से इंटू करके आई बन रहा है तो ए का इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया, सी। तो ए का इनवर्स तो सी हो गया, तो सी सीधा हमारा ये था, ये देखो इसको मैंने सी माना था इस वाली मैट्रिक्स को, तो ये हमारा सी बन गया। देखो आप पहले शुरू में चाहे लिख देना कि ये हमारे लिए ए मैट्रिक्स है और ये हमारे लिए सी मैट्रिक्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरू में टीचर को बता दो कि दिस इज ए, दिस इज सी, तो नाउ ए इनवर्स इज सी मैट्रिक्स। तो आप देखो यहाँ भी हमें एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास सीधा ए का इनवर्स आ गया। लेकिन अगर मैं जब लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन देखूं तो मैंने जो वहां पर ए मैट्रिक्स बनाया था ना, वो एग्जैक्टली इस दी हुई ए मैट्रिक्स से मैच हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं जैसा बता रहा हूँ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन की हेल्प से जो मैट्रिक्स बनाई है, ये मैट्रिक्स देखो, ये एग्जैक्टली इससे मैच नहीं हो रही है। तो एक्चुअली में वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको ए नहीं लिख सकता, मैं इसको ए का ट्रांसपोज लिखूंगा। तो ये ऐसा होगा,
अगर एग्जैक्टली ए हो गया तो लास्ट क्वेश्चन तरह बना देना, लेकिन अगर आपको दिखता है कि जो मैट्रिक्स अभी आपने कोएफिशिएंट वाली बनाई है और जिसको आपने यहाँ पर ए माना था, या दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जो यहाँ दिख रही है वो उसका ट्रांसपोज है, तो आप उसको ए का ट्रांसपोज सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको किया है। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ दिख रही है वो इसको जिसको हमने ए लेटर किया था उसका ट्रांसपोज होगी, देखिए। और फिर एक्स मैट्रिक्स तो वैसी बनेगी वेरिएबल से, और ये बी मैट्रिक्स बन गई आपकी 1 1 2 जो कांस्टेंट टर्म से बनती है, वो तो वैसी बन रही है। तो इसमें बस ये कॉन्सेप्ट है कि जो आप कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाओगे वो यहां पर किसी एक मैट्रिक्स का क्या होगी, ट्रांसपोज हो। तो यहाँ पे जैसे वो इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है जिसको मैंने यहाँ पे ए माना हुआ है, तो इसलिए वो ए का ट्रांसपोज हो गया। हो सकता है कि वो सी का होती तो मैं उसको सी का ट्रांसपोज मान लेता, तो उसके हिसाब से मेरा ए का इनवर्स, तो इसलिए मैंने ए के इनवर्स पे फोकस करके सी मैट्रिक्स को ए का इनवर्स बना लिया। अब मैं ए का ट्रांसपोज मेरे पास ये आ गया, एक्स ए हो गया, बी हो गया। तो मैं अब फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि ए ट्रांसपोज को जब मैं एक्स इंटू ए ट्रांसपोज को जब मैं एक्स से इंटू करूंगा मैट्रिक्स से, तब बी से बराबर आएगी। आप देख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी हुआ, तो एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, जैसे हम पहले तो हम ए इनवर्स इंटू बी लिख देते थे अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड, लेकिन इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ए के ट्रांसपोज, क्योंकि इधर ए का ट्रांसपोज यूज हो रहा है, तो ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू इंटू में बी आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर ए के ट्रांसपोज का आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो ए इनवर्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला है। तो वही मैंने लिख दिया, देखो ए ट्रांसपोज के इनवर्स को लिख दिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए का इनवर्स तो मैंने निकाल लिया था, ये देखो जो सी मैट्रिक्स थी पहले, तो अब इसका ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दो। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, -2 0 1 जो यहाँ पे रो है वो कॉलम बन गया, तो 9 2 -3 जो यहाँ पे रो है वो कॉलम बन गया, और 6 1 और -2 जहाँ पे रो है वो कॉलम बना दिया, और बी मैट्रिक्स तो अपना चल ही रहा है साथ में 1 1 2। अब इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये 3/3 की मैट्रिक्स, 3/1 की, ये 3/1 की नई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहली रो को पहला कॉलम तो 19 आ गया, सेकंड रो को पहला कॉलम तो 4 आ गया, थर्ड रो को पहला कॉलम तो -8 आ गया। अब इसको कंपेयर कर दो, x 19 हो गया, y 4 z -8 हो गया। तो यहां पर समझने वाली बात सिर्फ यही है कि कॉन्सेप्ट तो वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगा, लेकिन जो आप कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स अगर बनाते हो और वो जो आपने यहां पर ये मैट्रिक्स सेलेक्ट जिसको किया था, जिसके साथ वो कंपेयर हो रहा था, तो अगर वो उसका ट्रांसपोज निकलता है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे। ये देखो यहाँ पर इस तरह से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने किया था वो एग्जैक्टली ए ही हो जाता तो सिर्फ एक एक्स इक्वल टू बी लिखते, एक्स इक्वल टू इनवर्स लिखते, फिर इनवर्स हमारा सीधा यही हो जाता, हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स यहाँ पे दी जाएंगी उसका ट्रांसपोज होगी, तो वहां आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और अगर नहीं ऐसा तो आप सीधा उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम इक्वेशंस को यूज करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी इसमें वो वाले पार्ट थोड़े से मिसिंग हैं, जैसे कि अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो तो आप एटलीस्ट ये बता तो सकते हैं ना कि वो इनफाइनाइट है कि नो है। तो अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है मान लीजिए, अभी तो डिटरमिनेंट की बात हुई नहीं, जो पहले मैंने क्वेश्चन किए वहां देखिए, तो फिर आप उसको एडजॉइंट बी से इंटू करिए और फिर उन्हें देखिए कि नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इतना तो आप अभी कर सकते हैं। बस अब इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी आती है ऐसी मैट्रिक्स मेथड के ऊपर, तो वो थोड़ा सा हम आपको करा देंगे बस। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। लास्ट एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट चैप्टर में, तो उसको आप कर सकते हैं यहाँ से और इस तरह के क्वेश्चन बना लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे 3 इक्वेशंस के ही आते हैं, 2 इक्वेशंस के भी आ सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वैसे तो मेरे हिसाब से जो जितना चैप्टर मुझे कराना चाहिए था वो हो चुका है, बस एक वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर आपको और दे देंगे। तो तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए इसके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।